तारांकन कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे की $84.50 बिलियन की कुल संपत्ति में से $81.50 बिलियन उनकी 65वीं वर्षगांठ के बाद आए। हमारे दिमाग ऐसी अजीबोगरीब बातों को समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। किसी एक क्षेत्र से मिलने वाले पाठ अक्सर हमें दूसरे असंबंधित क्षेत्रों के बारे में महत्वपूर्ण बातें सिखा सकते हैं। जैसे कि बर्फीले युगों के अरबों वर्षों के इतिहास से हमें अपने पैसे को बढ़ाने के बारे में क्या सीखने को मिलता है। पृथ्वी के बारे में हमारे वैज्ञानिक ज्ञान की उम्र उतनी नहीं है जितनी आप सोचते हैं। ये समझना कि दुनिया कैसे काम करती है अक्सर पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई तक ड्रिल करने से संबंधित होता है, जो हम हाल ही में कर पाए हैं। आइजैक न्यूटन ने तारों की गति की गणना सैकड़ों साल पहले की थी, जब हमें अपने ग्रह की कुछ बुनियादी बातें भी समझ में नहीं आई थीं। 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हो गए थे कि पृथ्वी कई बार बर्फ से ढकी हुई थी। इसके विपरीत तर्क देने के लिए बहुत अधिक सबूत थे। दुनिया भर में पहले से जमे हुए दुनिया के निशान पड़े थे। यादृच्छिक स्थानों पर बिखरे हुए विशाल बोल्डर पत्थर की परतें पतली हो गईं। ये स्पष्ट हो गया कि केवल एक बर्फीला युग नहीं हुआ था, बल्कि 5 विशिष्ट युग थे जिन्हें हम माप सकते थे। पृथ्वी को जमाने, इसे फिर से पिघलाने और फिर से जमाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा अकल्पनीय है। ऐसा क्या हो सकता है शाब्दिक रूप से जो इन चक्रों का कारण बनता हो? ये हमारे ग्रह की सबसे शक्तिशाली शक्ति होनी चाहिए। और ऐसा ही था, बस उस तरह से नहीं जैसा किसी ने सोचा था। बर्फीले युगों के कारणों के बारे में कई सिद्धांत थे। उनके विशाल भूवैज्ञानिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सिद्धांत समान रूप से भव्य थे। ऐसा माना जाता था कि पर्वत श्रृंखलाओं के उत्थान से पृथ्वी की हवाओं में इतना बदलाव आ सकता है कि जलवायु बदल जाए। दूसरों ने इस विचार का समर्थन किया कि बर्फ प्राकृतिक अवस्था थी, जिसमें विशाल ज्वालामुखी विस्फोटों से गर्मी आती थी। लेकिन इन सिद्धांतों में बर्फीले युगों के चक्र का हिसाब नहीं लगाया जा सका। पर्वत श्रृंखलाओं का विकास या कोई विशाल ज्वालामुखी एक बर्फीला युग का कारण बन सकता है। ये 5 बर्फीले युगों की आवधिक पुनरावृत्ति को स्पष्ट नहीं कर सकता। 1900 के दशक की शुरुआत में एक सबीयाई वैज्ञानिक मिलुटिन मिलाकोविच ने अन्य ग्रहों के संबंध में पृथ्वी की स्थिति का अध्ययन किया और बर्फीले युगों के सिद्धांत के साथ आए जो अब हम जानते हैं कि सही है। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गति और सूर्य की ओर झुकाव को धीरे धीरे प्रभावित करता है। इस चक्र के हिस्से के दौरान, जो हजारों वर्षों तक चल सकता है, पृथ्वी के प्रत्येक गोलार्ध को उतनी सौर ऊर्जा प्राप्त होती है जितनी कि उन्हें प्राप्त होती है। और यहीं से मजा शुरू होता है। मिलाकोविच के सिद्धांत ने शुरू में यह मान लिया था कि पृथ्वी के गोलार्धों के झुकाव ने भयंकर सर्दियां पैदा की जो ग्रह को बर्फ में बदलने के लिए काफी ठंडी थी। लेकिन एक रूसी मौसम विज्ञानी व्लादिमीर कोप्पेन ने मिलाकोविच के काम में गहराई से अध्ययन किया और एक दिलचस्प बात खोजी। ज्यादा ठंडी सर्दी नहीं, बल्कि थोड़ी ठंडी गर्मी ही इसका कारण थी। ये तब शुरू होता है जब एक गर्मी पिछले सर्दियों की बर्फ को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म नहीं होती है। बची हुई बर्फ का आधार अगली सर्दियों में बर्फ जमा होने को आसान बनाता है, जिससे अगली गर्मियों में बर्फ के बने रहने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे अगली सर्दियों में और अधिक जमा होने की संभावना बढ़ जाती है। निरंतर बर्फ सूर्य की किरणों को अधिक परावर्तित करती है, जो शीतलन को बढ़ाती है, जिससे अधिक हिमपात होता है, और इसी तरह कुछ 100 वर्षों के भीतर एक मौसमी हिमपात एक महाद्वीपीय बर्फ की चादर में विकसित हो जाता है और आप दौड़ के लिए तैयार हैं। उसी तरह ये विपरीत दिशा में भी होता है। अधिक धूप अंदर आने देने वाले कक्षीय झुकाव से सर्दियों की अधिक बर्फ पिघल जाती है, जो आने वाले वर्षों में कम रोशनी को प्रतिबिंबित करती है, जिससे तापमान बढ़ता है, जिससे अगले वर्ष अधिक बर्फ नहीं जमती, और इसी तरह। यही चक्र है। अद्भुत बात यह है कि परिस्थितियों में अपेक्षाकृत छोटे बदलाव से कुछ कितना बड़ा हो सकता है। आप एक पतली बर्फ की परत से शुरुआत करते हैं जो ठंडी गर्मी से बची हुई है और कोई भी इसकी परवाह नहीं करेगा, और फिर भूगर्भीय पलक झपकते ही पूरी पृथ्वी मीलों मोटी बर्फ से ढकी हो जाती है। ग्लेशियोलॉजिस्ट वेन शुलिस के शब्दों में, यह जरूरी नहीं है कि बर्फ की चादरें हिमपात की मात्रा के कारण बनती हैं, बल्कि तथ्य यह है कि बर्फ, चाहे वह कितनी भी कम क्यों न हो, बनी रहती है। बर्फीले युग से सबसे बड़ा सबक यह है कि आपको जबरदस्त परिणाम उत्पन्न करने के लिए जबरदस्त बल की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कुछ मिश्रित होता है, यदि थोड़ी सी वृद्धि भविष्य की वृद्धि के लिए ईंधन का काम करती है, तो एक छोटी प्रारंभिक आधार इतनी असाधारण परिणाम दे सकती है कि वे तर्क को झुठलाते प्रतीत होते हैं। यह इतना तर्क विरोधी हो सकता है कि आप ये कम मानते हैं कि क्या संभव है, वृद्धि कहाँ से आती है, और यह किस चीज का कारण बन सकती है। और पैसे के साथ भी ऐसा ही होता है। वॉरेन बफे ने अपनी दौलत कैसे बनाई, इस पर 2000 से अधिक किताबें समर्पित हैं।
उनमें से कई अद्भुत हैं, लेकिन कुछ ही लोग इस सरल तथ्य पर पर्याप्त ध्यान देते हैं। बफे की संपत्ति केवल अच्छे निवेशक होने के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह सचमुच बचपन से ही अच्छे निवेशक रहे हैं। जैसा कि मैं लिख रहा हूं, वॉरेन बफे की कुल संपत्ति $84.50 बिलियन है। इसमें से $84.20 उनकी 50वीं वर्षगांठ के बाद जमा हुए थे। $81.50 तब आया जब वह अपनी 60 के दशक में सोशल सिक्योरिटी के लिए योग्य हो गए थे। वॉरेन बफे एक असाधारण निवेशक हैं, लेकिन यदि आप उनकी सफलता को निवेश कौशल से जोड़ते हैं तो आप एक महत्वपूर्ण बिंदु को खो देते हैं। उनकी सफलता की असली कुंजी यह है कि वह 3/4 सदी से एक असाधारण निवेशक रहे हैं। अगर उन्होंने 30 साल की उम्र में निवेश शुरू किया होता और 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते तो बहुत कम लोग उनके बारे में जानते। एक छोटा सा विचार प्रयोग करें। बफे ने 10 साल की उम्र में गंभीर निवेश करना शुरू कर दिया था। जब वह 30 साल के थे तब उनकी कुल संपत्ति $1 मिलियन थी, या मुद्रास्फीति के लिए समायोजित $9.30 मिलियन। क्या होगा अगर वह एक सामान्य व्यक्ति होते जो अपनी किशोरावस्था और 20 के दशक में दुनिया की खोज में और अपना जुनून ढूंढने में व्यस्त रहते, और 30 साल की उम्र में उनकी कुल संपत्ति कहें $25,000 होती। और मान लीजिए कि उन्होंने अभी भी असाधारण वार्षिक निवेश रिटर्न अर्जित करना जारी रखा जो वह उत्पन्न करने में सक्षम रहे हैं, वार्षिक 22%, लेकिन उन्होंने निवेश करना बंद कर दिया और गोल्फ खेलने और अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताने के लिए 60 साल की उम्र में रिटायर हो गए। आज उनकी कुल संपत्ति का मोटा अनुमान क्या होगा? $84.50 बिलियन नहीं, $11.90 मिलियन। उनकी वास्तविक संपत्ति से 99.9% कम। वॉरेन बफे की वित्तीय सफलता का लगभग पूरा श्रेय उस वित्तीय आधार को दिया जा सकता है जो उन्होंने अपनी किशोरावस्था में बनाया था और जो उन्होंने अपने वृद्धावस्था में बनाए रखा था। उनकी योग्यता निवेश है, लेकिन उनका रहस्य समय है। यही मिश्रण का तरीका है। इसे एक और तरीके से सोचें। बफे अब तक के सबसे अमीर निवेशक हैं, लेकिन जब इसे औसत वार्षिक रिटर्न से मापा जाता है तो वह वास्तव में सबसे महान नहीं है। जिम साइमंस, हेज फंड रेनेसेंस टेक्नोलॉजीज के प्रमुख, ने 1988 से वार्षिक 66% की दर से पैसा लगाया है। इस रिकॉर्ड के करीब कोई नहीं आता। जैसा कि हमने अभी देखा, बफे ने लगभग 22% की दर से संयोजित किया है, जो लगभग 1/3 है। जैसा कि मैं लिख रहा हूं, साइमंस की कुल संपत्ति $21 बिलियन है। वह है, और मुझे पता है कि हम जिन नंबरों से निपट रहे हैं उन्हें देखते हुए ये कितना हास्यास्पद लगता है, बफे से 75% कम अमीर हैं। अंतर क्यों है अगर साइमंस इतना बेहतर निवेशक है? क्योंकि साइमंस ने 50 साल की उम्र तक अपना निवेश पूरा नहीं किया था। बफे ने अपनी संपत्ति बनाने के लिए जितने साल लिए हैं, उसके आधे से भी कम समय तक उन्हें संयोजित करने के लिए मिला है। अगर जेम्स साइमंस ने बफे के लिए संपत्ति बनाने के लिए 70 साल का समय बिताया होता तो वह, कृपया अपनी सांस रोकें, 63 क्विंटिलियन 900 क्वाड्रिलियन 791 ट्रिलियन 780 बिलियन 748 मिलियन $160,000 के लायक होते। तारांकन अप्रत्याशित रूप से बढ़ती शक्ति तारांकन। यह आंकड़े असंभव और अव्यावहारिक लगते हैं। बात यह है कि जो छोटी छोटी बदलाव हमें सामान्य लगते हैं, वे बड़े और अव्यावहारिक परिणाम दे सकते हैं। जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ इतना ताकतवर कैसे हो गया, जैसे एक हिमयुग कैसे बना, या वॉरेन बफे इतने अमीर कैसे हो गए, तो हम अक्सर असली कारणों को नजरअंदाज कर देते हैं। कई लोगों ने कहा है कि जब उन्होंने पहली बार चक्रवृद्धि ब्याज की तालिका देखी, या उन कहानियों में से एक पढ़ी जिसमें बताया गया है कि अगर आप 20 साल की उम्र में बचत करना शुरू करें तो रिटायरमेंट के लिए कितना अधिक पैसा हो सकता है, बजाय 30 साल की उम्र में शुरू करने के, तो इससे उनकी जिंदगी बदल गई। लेकिन ऐसा शायद नहीं हुआ। वास्तव में उन परिणामों ने उन्हें हैरान कर दिया होगा, क्योंकि वे तर्कसंगत रूप से सही नहीं लगते। रैखिक सोच हमारे लिए ज्यादा स्वाभाविक होती है, जबकि घातीय सोच नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि 8 जोड़ 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 8 का हिसाब लगाए, तो आप कुछ सेकंड में कर सकते हैं, ये 72 होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 8 गुना 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 8 का हिसाब लगाए, तो आपका दिमाग फट जाएगा। ये 134,217,728 होता है। IBM ने 1950 के दशक में 3.5 मेगाबाइट की हार्ड ड्राइव बनाई थी। 1960 के दशक में चीजें कुछ दर्जन मेगाबाइट तक पहुंच गईं। 1970 के दशक में IBM की विंचेस्टर ड्राइव 70 मेगाबाइट की थी। फिर ड्राइव्स आकार में तेजी से छोटी होती गईं और स्टोरेज अधिक हो गया।
1990 के दशक की शुरुआत में एक सामान्य पीसी में 200-500 मेगाबाइट स्टोरेज होती थी। और फिर एक धमाका हुआ। 1999 में एप्पल का iMac 6 गीगाबाइट हार्ड ड्राइव के साथ आया। 2003 में पावर मैक में 120 गीगाबाइट स्टोरेज थी। 2006 में नए iMac में 250 गीगाबाइट थी। 2011 में पहली 4 टेराबाइट हार्ड ड्राइव आए। 2017 में 60 टेराबाइट हार्ड ड्राइव्स आईं। 2019 में 100 टेराबाइट हार्ड ड्राइव्स आईं। ये सब मिलाकर 1950 से 1990 तक हमने 296 मेगाबाइट प्राप्त किए। 1990 से आज तक हमने 100 मिलियन मेगाबाइट प्राप्त किए। अगर आप 1950 के दशक में एक तकनीकी आशावादी थे तो शायद आपने ये भविष्यवाणी की होगी कि प्रैक्टिकल स्टोरेज 1000 गुना बड़ी हो जाएगी, शायद 10,000 गुना बड़ी अगर आप बड़ा सोच रहे होते। लेकिन कुछ लोग ही कह सकते थे मेरे जीवनकाल में ये 30 मिलियन गुना बड़ी हो जाएगी। लेकिन ऐसा ही हुआ। चक्रवृद्धि की स्वाभाविकता की कमी के कारण इसके प्रभाव को हम में से सबसे समझदार लोग भी नजरअंदाज कर देते हैं। 2004 में बिल गेट्स ने नए जीमेल की आलोचना की, ये सोचते हुए कि किसी को 1 गीगाबाइट स्टोरेज की आवश्यकता क्यों होगी। लेखक स्टीवन लेवी ने लिखा, हालांकि वह नवीनतम तकनीकों के साथ जुड़े हुए थे, उनकी मानसिकता इस पुराने विचार पर आधारित थी कि स्टोरेज एक वस्तु है जिसे बचाया जाना चाहिए। आप कभी नहीं समझ पाते कि चीजें कितनी तेजी से बढ़ सकती हैं। यहाँ खतरा यह है कि जब चक्रवृद्धि स्वाभाविक नहीं होती तो हम अक्सर इसकी संभावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं और समस्याओं को अन्य तरीकों से हल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि हम ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हम शायद ही कभी चक्रवृद्धि की संभावनाओं पर विचार करते हैं। वॉरेन बफे की सफलता की व्याख्या करने वाली 2000 किताबों में से कोई भी इस शीर्षक के साथ नहीं है कि यह व्यक्ति 3/4 सदी से लगातार निवेश कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि यही उनकी अधिकांश सफलता की कुंजी है। इस गणित को समझना कठिन है क्योंकि यह स्वाभाविक नहीं है। आर्थिक चक्रों, व्यापारिक रणनीतियों और सेक्टर पर दांव लगाने पर किताबें हैं। लेकिन सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण किताब का शीर्षक होना चाहिए, चुप रहो और इंतजार करो। यह सिर्फ एक पेज है जिसमें आर्थिक विकास का एक दीर्घकालिक चार्ट है। व्यावहारिक नतीजा यह है कि चक्रवृद्धि की स्वाभाविकता की कमी ही शायद निराशाजनक व्यापारों, खराब रणनीतियों और असफल निवेश प्रयासों का कारण है। लोगों को उच्चतम निवेश रिटर्न प्राप्त करने की कोशिश करने में अपनी सारी ऊर्जा लगाने के लिए आप दोष नहीं दे सकते। ये स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा तरीका लगता है अमीर बनने का। लेकिन अच्छा निवेश जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा रिटर्न कमाने के बारे में हो, क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न आमतौर पर एक बार के हिट होते हैं जो दोहराए नहीं जा सकते। यह उन अच्छे रिटर्न के बारे में है जो आप बनाए रख सकते हैं और जिन्हें लंबे समय तक दोहराया जा सकता है। तभी चक्रवृद्धि जंगली दौड़ लगाती है। इसके विपरीत विशाल रिटर्न अर्जित करना, जिसे बनाए नहीं रखा जा सकता, कुछ दुखद कहानियों का कारण बनता है। अगली वीडियो में हमें उन्हें बताने की जरूरत है।